अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले का पहला चैप्टर मेटाबॉलिक रिस्पांस टू इंजरी, जो कि बेसिक प्रिंसिपल का पहला पार्ट है। अच्छा जी, अब इस चैप्टर में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि हमने देखना है कि बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है, कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी होती है या सर्जरी होती है उसके बाद बॉडी में क्या चेंजेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग द सर्जरी एंड रिकवरी, मीडिएटर्स और पाथवे क्या होते हैं जो हमको रिस्पॉन्ड करते हैं इंजरी के बाद, अवॉइडेबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि हम इंजरी के बाद जो भी हमारी बॉडी में नेगेटिव चेंजेस आ रही होती है हम उसको कैसे डील करें, मेटाबॉलिक रिस्पांस टू इंजरी जो इन्फ्लुएंस करेगा सर्जिकल आउटकम और द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑप्टिमल प्री ऑपरेटिव केयर। अच्छा जी, अब आपके पास जो आपका ये मेटाबॉलिक रिस्पांस है इसको हमने डिवाइड किया दो फेजेस में। दो पीरियड कौन से हैं, कैटाबॉलिक फेज है और एनाबॉलिक फेज है। कैटाबॉलिक फेज विच में इंक्लूड पीरियड ऑफ शॉक फॉलोड बाय एनाबॉलिक फेज। एनाबॉलिक फेज में आपके पास क्या होता है, रिपेयर एंड टिश्यू हीलिंग होती है। अच्छा, आप इसको याद कैसे करोगे कि कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म में हर चीज कम कम हो रही होती है एंड कैटाबॉलिज्म इज लाइक काटना, ठीक है, हर चीज कम होगी, एनाबॉलिक में हर चीज ज्यादा होगी। कैटाबॉलिज्म होता किस लिए, कैटाबॉलिज्म जो है वो आपकी बॉडी में वो सारी चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से आप अपने बॉडी का वॉल्यूम और एनर्जी को कंजर्व करो, और इसको कंजर्व करके आपने क्या करना है, इसी वॉल्यूम और एनर्जी को कंजर्व करके इसके बाद आपने उसको रीजनरेशन और रिपेयर में लगाना है, जो कि हम एनाबॉलिक फेज में करेंगे। अच्छा जी, कैटाबॉलिक का जो फेज है वो स्टार्ट कब होता है, ये इनिशियल फेज होता है और टाइम ऑफ इंजरी पे ही स्टार्ट हो जाता है। दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोवॉल्यूमिया, डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, रिड्यूस कार्डिक आउटपुट, हाइपोथर्मिया एंड लैक्टिक एसिडोसिस। कैटाबॉलिज्म में हर चीज कम हो रही है, वॉल्यूम कम, बीएमआर डिक्रीज, कार्डिक आउटपुट कम, हाइपोथर्मिया कम, सिर्फ एक चीज बढ़ेगी, क्या चीज, लैक्टिक एसिडोसिस आपका बढ़ेगा। ठीक है जी, लैक्टिक एसिडोसिस बढ़ेगा। इसमें आपके पास फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, यही कि आपने चीजों को कंजर्व करना है। किन चीजों को, वॉल्यूम को और एनर्जी को, ये आप स्टोर करोगे ताकि आपका मैक्सिमम चांस हो फॉर फ्यूचर रिकवरी। कैटाबॉलिज्म इफेक्ट इंक्लूड करेगा जब आपका पेशेंट, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पेशेंट कैटाबॉलिक स्टेट में है, जब उसका मसल ब्रेक डाउन होगा, जब उसका वेट लॉस होगा और जब उसको हाइपरग्लाइसीमिया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेशेंट अब किस फेज में है, कैटाबॉलिक फेज में। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बढ़ेंगे मॉडर्न सर्जिकल केयर। अच्छा, अब जो आपकी इन्फ्लेमेशन होती है ना वो इनिशियली क्या होती है, स्टेराइल होती है, लेकिन नेचर ऑफ सर्जरी और इंजरी जो है वो प्री एब्सॉर्ब कर देती है इन्फेक्शन एंड सेप्सिस की तरफ। कभी कभी क्या होता है कि मॉडरेट ट्रॉमा में आपके पास क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है। मल्टीपल ऑर्गन फंक्शन की मॉर्टिलिटी कितनी होती है, 25%। ये आपका एमसीक्यू का पॉइंट है कि जब आपका पेशेंट जो है वो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में चला जाता है तो उसकी मॉर्टिलिटी कितनी होती है, अराउंड 25%। ठीक है जी, अब हमने पढ़ना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंजरी रिस्पॉन्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इंजरी क्या होता है, जितनी स्वेयर आपकी इंजरी होती है उतना ही ज्यादा आपका जो पेशेंट है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। द मोर स्वेयर द इंजरी द ग्रेटर द रिस्पॉन्स फॉलोइंग मेजर इलेक्टिव इंजरी। अच्छा, अब आपके पास अगर इलेक्टिवली आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, इलेक्टिवली आपका ट्रांजिट और मॉडरेट राइज हो सकता है टेम्परेचर का, हार्ट रेट का, रेस्पिरेटरी रेट का, एनर्जी एक्सपेंडिचर का, और पेरिफेरली आपके डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज हो सकते हैं। अगर कोई मेजर ट्रॉमा हुआ है तो मेजर ट्रॉमा या इमरजेंसी सर्जरी करें या सेप्सिस है, बर्न है, यही चेंजेस इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाएंगी। पेशेंट हाइपर मेटाबॉलिज्म में चला जाएगा, मार्क कैटाबॉलिज्म होगी, शॉक और इवन मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन भी हो सकता है, जिसका अभी हमने पढ़ा मोर्टेलिटी रेट कितना है, 25% है। अच्छा जी, मीडिएटर्स ऑफ मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी। अच्छा, टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन। अब हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई भी टिश्यू डैमेज होता है तो टिश्यू डैमेज की बात क्या होता है, आपके सेलुलर लेवल पे सेल क्या रिलीज करते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स और अलार्मेंट्स। ये क्या करते हैं, इनको, ये जो डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं इनको कौन सेंस कर लेता है, इनको रिसेप्टर सेंस करते हैं। टॉल लाइक या नॉट लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं ये रिसेप्टर, इनेट इम्यून सिस्टम में होते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम में आपके पास क्या चीजें आती है, मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं। इन मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल और डेंड्रिटिक सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, टॉल लाइक और नॉट लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, ये डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को सेंस कर लेते हैं। अब जब ये इनको सेंस कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, दे रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज। अब कैस्पेज क्या होते हैं, ये एंजाइम होते हैं जो इंटर्न आपके क्या करेंगे, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस निकालेंगे। अच्छा जी, अब इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कौन से होते हैं, इंटरलीकन 1 है, इंटरलीकन 6 है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा है, इंटरफेरॉन्स है, कीमोकाइंस है और अदर मीडिएटर्स हैं। अब ये कौन से मीडिएटर्स हैं, ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है। कौन कौन से, इंटरलीकन 1, इंटरलीकन 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरफेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जी
प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कौन है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कौन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कौन है। तो आपके पास जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है या प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है वो कौन से हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरफेरॉन, कीमोकाइनेस। ये सब आपके कहाँ पे चले जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी वाले में। एक होता है जो इनके अगेंस्ट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे और उनके भी नंबर आपने याद रखने हैं। इनके नंबर याद रखने हैं, इंटरल्यूकिन 1, 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरफेरॉन। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये क्या करते हैं, अब इनकी फॉर्मेशन की वजह से आपके पास एक स्टेराइल सिस्टमिक कैस्केड स्टार्ट हो जाता है, जो कि लोकल इन्फ्लेमेशन कॉज करना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, हमने पढ़ा कि दिस बिगिंस अ स्टेराइल सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड, जो कि लोकली काम कर रही होती है। अब यही अगर लोकली स्वेयर हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लिनिकली डिटेक्टेबल सर्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। डैमेज एसोसिएटेड प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये आपकी एंडोथेलियल सेल की जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज करते हैं और प्लेटलेट्स को डैमेज करते हैं। ये जो आपकी एंडोथेलियल सेल लाइनिंग जब डैमेज होने लग जाती है तो आपका क्या होता है, कैपिलरी लीक स्टार्ट हो जाता है। कैपिलरी लीकेज हो जाएगा, आपका जो इंट्रावेस्कुलर कंपोनेंट है वो सारा इंटरस्टिशियल में आने लग जाएगा, एडिमा कॉज हो जाएगा, कोगुलोपैथी होगी, और इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, और प्रोडक्शन होती है डैमेज एसोसिएटेड ये जो प्रोटीन्स है उनकी। लोकली इस्कीमिया होता है, माइक्रोवेस्कुलर माइक्रोसर्कुलेटरी इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, which trigger to further release of damage associated proteins, sepsis, hemorrhage, massive transfusion, acidosis, सर्जरी, क्रश सिंड्रोम, इस्कीमिया एंड इस्कीमिया रिपरफ्यूजन। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि जब भी कोई इंजरी होती है सेल क्या रिलीज करता है, सेल अलार्मेंस रिलीज करता है या डैमेज एसोसिएटेड पैटर्न्स रिलीज करता है। ये डैमेज एसोसिएटेड पैटर्न कौन उठा लेते हैं, टॉल लाइक या नॉट लाइक सेल्स उठा लेते हैं। ये सेल्स कहाँ पे पड़े होते हैं, ये आपके पास मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल और डेंड्रिटिक सेल्स में पड़े होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके पास इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करवा देते हैं। कौन से, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरफेरॉन और कीमोकाइनेस। ये क्या करते हैं, ये स्टेराइल सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड स्टार्ट कर देते हैं। यही कैस्केड आपका सर्ज में चला जाता है और फिर सर्ज से आपको पता है कि सेप्सिस हो सकता है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है। ठीक है जी। अब आपके पास some secondary triggers of metabolic response to the injury। अब metabolic response to the injury में जो आपके पास triggers आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, sepsis हो सकता है, hemorrhage हो सकता है, massive transfusion हो सकती है, acidosis है, surgery है, crush syndrome है, ischemia, reperfusion है। ये सारे क्या है, ये सारे triggering point हैं जो आपका metabolic response to injury को initiate करवा देंगे। neuroendocrine response to the injury। अच्छा, neuroendocrine का जो पाथवे है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पेशेंट क्या करता है, इसका जो क्लासिकल पाथवे है वो रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रेस को। किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, एफरेंट नोसी रिसेप्टर जो होते हैं उनके थ्रू। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेन स्टेप है ना, ये आपका है नोसी रिसेप्टर पेन पाथवे। स्टार्ट कहाँ से होता है, पेन के रिसेप्टर से स्टार्ट होता है और उसके आगे कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी तक जाता है। अच्छा जी, अब आपके पास ये जो कोई भी लोकल इन्फ्लेमेशन होती है या कोई डायरेक्ट इंजरी होती है। लोकल इन्फ्लेमेशन किस लिए होगी, अगर आपका पेशेंट शॉक में है, हाइपोवोलीमिया में है, आपकी इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट की चीजें बाहर आ रही है, वहां पे लोकल इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये लोकल इन्फ्लेमेशन कौन सेंस करेगा, पेन की जो रिसेप्टर है वो सेंस करेंगे। आपके पेन के रिसेप्टर होते हैं, ये कहाँ जाते हैं, ये हाइपोथैलेमस में जाते हैं। हाइपोथैलेमस में जाके क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन आपके पास कहाँ जाता है, कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन आपके पास जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी की, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है और वहां से क्या निकालता है, एसीटीएच निकालता है। ये एसीटीएच अब कहाँ जाएगा, ये एसीटीएच आपके पास एड्रीनल के पास जाएगा। एड्रीनल के पास जाएगा तो वहां से आपके पास क्या कराएगा, वहां से आपके पास ये कॉर्टिसोल को जाके निकालेगा। ये आप यहाँ पे आप लिख दो नंबर 1। एक चीज आपके हाथ में जो आ गई है वो है दैट इज कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल कैसे आया, लोकल इन्फ्लेमेशन हुई, डायरेक्ट इंजरी या डायरेक्ट इंजरी हुई, उसके बाद आपके पास पेन के रिसेप्टर एक्टिव हुए। पेन के रिसेप्टर जब एक्टिव हुए तो वो कहाँ गए, हाइपोथैलेमस के पास गए। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने आपका कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर निकाला। वो कहाँ गया, वो फैक्टर जाके एक्ट हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या निकाला, एसीटीएच निकाला। एसीटीएच किधर गया, एड्रीनल के पास। एड्रीनल ने क्या निकाला, कॉर्टिसोल। ये पहली चीज आपके पास आ गई, कॉर्टिसोल। ठीक है जी, विद एन आवर ऑफ इंजरी। दूसरा हाइपोथैलेमस एक और काम क्या करता है, दूसरा हाइपोथैलेमस आपका एक काम ये करता है कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो ये आपका एड्रेनलिन निकालता है और ग्लूकागॉन निकालता है। दूसरा आपके पास क्या आ गया, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन आ गया। ये आपके पास सेकंड और ये आपके पास थर्ड। ये तीन चीजें आपके पास आ गई हैं। ये तीन चीजें क्या है, इन तीन चीजों को हम कहते हैं दिस इज अ कॉकटेल ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स में आपके पास क्या क्या आ गया,
ग्लूकागॉन आ गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ गया और कैटेकोलामिन्स आ गया। ठीक है जी, अब जितना भी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होगा ना वो इन 3 हार्मोन्स के नतीजे में आपका सारा रिस्पॉन्स चल रहा होता है। अच्छा जी, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ द एक्यूट राइज इन द लेवल ऑफ दीज हार्मोन इज टू क्या करेगा, एक काम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये ग्लूकोज को निकालेगा फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट स्टोर से और बिगिन द ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन, ताकि आपको एनर्जी और रिपेयर में काम आ सके। ये जो आपके 3 काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, ये आपका ग्लूकोज निकाल रहे हैं। ग्लूकोज कहाँ से निकाल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्टोर से निकाल रहे हैं, फैट से निकाल रहे हैं, प्रोटीन से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम एनर्जी एंड रिपेयर में उनको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, इसके अलावा आपके जो और इफेक्ट है ना इन 3 काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स के, और क्या क्या काम करवा सकते हैं, यह आपकी ऑल्टरनेशन कराएगा इंसुलिन में, इंसुलिन की रिलीज होने में, और उसकी सेंसिटिविटी दोनों को ऑल्टर करेगा। एक तो है कि इंसुलिन कम या ज्यादा रिलीज हो रही है, और उसकी सेंसिटिविटी को भी ये ऑल्टर करता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन कराता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ लो सर्कुलेटरी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एंड इनएक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल थायराइड हार्मोन एंड ग्लोमेरुलर फंक्शन। ये आपकी पहले में एक डायग्राम जो बनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं कि जब आपका एक्यूट फेज चल रहा होता है, जब इंजरी चल रही होती है, जब काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स निकलते हैं, तो आपका मेटाबॉलिक रिस्पांस में क्या क्या चीजें हैं जो इंक्रीज हो रही है और क्या क्या चीजें हैं जो कम हो रही है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्रीज हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, सेंसिटिविटी उसकी खराब हो रही है, ये आप जब आगे पिक्चर देखेंगे तो हमें पता चलेगा। प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लो सर्कुलेटिंग इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और इनएक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, गोनेडल फंक्शन कम हो रहा है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो डायरेक्ट लिपोलिटिक है, लेकिन इंसुलिन एगोनिस्ट एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है इसकी ग्रोथ हार्मोन की। अब आपके पास जो इनेट इम्यून सिस्टम है ना, जिसमें आपके पास प्रिंसिपली मैक्रोफेजेस आते हैं, ये जब आपके डैमेज एसोसिएटेड प्रोटीन रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर विद एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में आपके पास क्या क्या चीजें आती है, टी सेल्स आते हैं और बी सेल्स आते हैं। ये दोनों को जनरेट करके क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू द इंजरी ये जनरेट कराते हैं। कौन कौन, आपका ये इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम और एडेप्टिव दोनों मिलके काम करते हैं। रिलीज क्या करवाते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करवाते हैं, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, और ये प्रोड्यूस कब होंगे, विद इन 24 आवर एंड एक्ट ऑन डायरेक्टली ऑन हाइपोथैलेमस। अच्छा जी, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना, कि मैंने आपसे कहा कि इसमें एमसीक्यू आ सकते हैं, आपने याद रखना है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कौन कौन से होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 एक्ट कहाँ पे करेंगे, एक्ट जाके करेंगे हाइपोथैलेमस पे। काम क्या कराएंगे, अच्छा ये क्या काम कराते हैं, ये आपके 3 पीस कराते हैं। 3 पीस कैसे याद करेंगे हम 3 पीस को, एक काम ही क्या करता है, हाइपोथैलेमस पे जाके एक्ट करता है, वहां पे जाके क्या कराता है, पायरेक्सिया कॉज कराता है। एक पी आपका इस पायरेक्सिया। सच साइटोकाइन आल्सो ऑगमेंट विद हाइपोथैलेमिक स्ट्रेस रिस्पांस और एक्ट करता है कहां पे, स्केलेटल मसल के ऊपर जाके। क्या काम कराएगा, प्रोटियोलिसिस कराएगा, while inducing acute phase protein and production of liver pro-inflammatory cytokines। और एक और क्या काम करते हैं, ये आपके पास पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस कराते हैं। तो हमारे पास जो 3 पी आए उसमें हमारे पास क्या क्या आया, एक हमारे पास प्रोटियोलिसिस करा रहा है, एक हमारे पास पायरेक्सिया करा रहा है, और एक हमारे पास पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा रहे हैं। ये सारे काम कौन करवा रहे हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस करा रहे हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कौन से हैं, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8। कब प्रोड्यूस होंगे, विद इन 24 आवर होंगे। ये सब आपके एमसीक्यूज के पॉइंट हो सकते हैं कि व्हिच ऑफ द, एज इफ के एमसीक्यू आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1 दिया, इंटरल्यूकिन 6 दिया, इंटरल्यूकिन 8 दिया, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी नहीं है, काउंटर इन्फ्लेमेटरी है। उनमें आपके पास फैक्टर नंबर 13 है, 9 है। ये आपने देख लिया है कि कौन से प्रो इन्फ्लेमेटरी है, कौन से एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये आपका एमसीक्यू का पॉइंट हो सकता है कि एमसीक्यू इनमें से बन सकता है कि इसमें से चूज कर दो कौन सा वाला प्रो इन्फ्लेमेटरी है, कौन सा वाला प्रो इन्फ्लेमेटरी नहीं है। ठीक है जी, फिर आपके पास आता है there are many complex interaction among the neuroendocrine, cytokine and metabolic axis। अब आपके पास जो कॉर्टिसोल है ना, कॉर्टिसोल क्या करता है, वो इम्यूनोसप्रेसिव, एज ए इम्यूनोसप्रेसिव काम करता है एट हाई लेवल। लेकिन अगर ये इंटरल्यूकिन 6 के साथ मिल जाए तो ये क्या करता है, ये एक्यूट फेज, जो हेपेटिक एक्यूट फेज का रिस्पांस है उसमें काम करने लग जाता है। हेपेटिक एक्यूट फेज का रिस्पांस हम आगे जाके पढ़ते हैं क्या होता है। ठीक है जी,
अब आपका जो ACTH है वो उसकी रिलीज किस तरह एनहेंस होती है? बाय प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एंड नॉन एड्रेनर्जिक सिस्टम से। अच्छा जी, अब हम क्या पढ़ेंगे कि अब इसमें इस लेवल पे क्या हो रहा था, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हो रहे होते हैं अमंग कौन से पाथवे, न्यूरो एंडोक्राइन में, साइटोकाइंस और मेटाबॉलिक एक्सेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन साथ साथ चल रहे होते हैं। जैसे कि अभी आपके पास जो कॉर्टिसोल है ना, वो एट हाई लेवल क्या काम करता है? एज ए इम्यूनोसप्रेसिव काम करता है। लेकिन अगर यही कॉर्टिसोल किसके साथ मिल जाए? इंटरल्यूकिन 6 के साथ मिल जाए तो क्या करेगा? हेपेटिक एक्यूट फेज रिस्पांस में काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये हेपेटिक एक्यूट फेज रिस्पांस क्या होता है? ये फिर आगे चलेंगे तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है। ACTH की रिलीज इनहेंस होती है प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के साथ एंड नॉन एड्रेनर्जिक सिस्टम के साथ। इसकी वजह से क्या होता है? जब कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है, वीक आपकी नेगेटिव फीडबैक होती है। वीक नेगेटिव फीडबैक क्या करती है? वो आपको काम देती है कि आपका जो जितना भी इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस है ना, वो लिमिटेड हो जाए। अच्छा, इसमें फाइनली क्या होता है? आपका पेशेंट जो है हाइपरग्लाइसीमिया में जा रहा होता है। अच्छा, ये हाइपरग्लाइसीमिया को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में जाता है तो वो क्या करता है? एग्रीवेट करता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या कहता है? ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स निकालता है। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? एक तो ये जो आपकी एंडोथेलियल की सरफेस होती है उसको डैमेज करते हैं। एंडोथेलियल की सरफेस डैमेज हो जाएगी, क्या होगा? लीकी हो जाएगी। आपका जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है वो सारा कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो क्या होता है? आपका वहां पे एडिमा स्टार्ट हो जाता है, फिर हाइपोक्सिया हो जाता है और फिर ये साइकिल चलता है। ठीक है जी, एक काम तो ये कर रहा है कि ये एंडोथेलियल जो आपकी लाइनिंग है उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? जीन एक्सप्रेशन को भी चेंज कर रहा है, ऑल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन टू एनहांस साइटोकाइन प्रोडक्शन। फिर साइटोकाइन प्रोडक्शन इंक्रीज होंगे, फिर ये सारा साइकिल चलेगा। अच्छा जी, अब जो आपकी ये बेले की डायग्राम है ये देखने वाली है। ये आपको बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जी पेन हुआ, यहाँ पे इंजरी हुई। ठीक है जी, इंजरी के बाद आपका पेन के इफरेंट पाथवे ऊपर गए, स्पाइनल कॉर्ड के बाद क्या हुआ? हाइपोथैलेमस में गए, पिट्यूटरी गए, एड्रीनल गए, पेनक्रियास गए। क्या क्या चीजें निकाल रहे थे? ACTH निकाल रहे थे, CFR निकाल रहे थे। इसमें आपका जो एंड पॉइंट है ना, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें रेज हो रही हैं और बॉडी में क्या क्या चीजें आ रही हैं। प्लाज्मा में आपके पास ACTH रेज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, एड्रेनलिन इंक्रीज हो रहा है, कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रहा है, ग्लूकागॉन इंक्रीज हो रहा है। ये आपके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन जो हम पहले पढ़ चुकी है, सारी चीजें आपकी रेज हो रही हैं। अब ये आपके पास जो इंटरल्यूकिन 1 है, T1 नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा है, 6 है, 8 है, ये कौन से मीडिएटर थे? ये आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स थे, ये वो है। अब क्या क्या चीजें कम हो रही है? इंसुलिन कम हो रही है, IGF कम हो रहा है, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है और T3 कम हो रहा है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आएंगी कि अगर आपका रिस्पॉन्स आ रहा है इंजरी में तो कौन कौन सी चीजें उसमें बढ़ रही है, फॉलोइंग जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं और फॉलोइंग इंक्रीज नहीं हो रहे। इसमें से MCQs बन सकता है। अच्छा, बॉडी चेंजेस क्या आएंगी? लाइपोलाइसिस होगी, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, स्केलेटन मसल्स की डिग्रेडेशन होगी, एक्यूट हेपेटिक प्रोटीन सिंथेसिस होगी, वो हम आगे पढ़ते हैं, पायरेक्सिया होगा और हाइपरमेटाबॉलिज्म होगा। प्लस 3 P's जो अभी हमने पढ़े, पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रोटियोलिसिस और पायरेक्सिया। ठीक है जी, ये काम आपने देख ली कि जी साथ साथ ये हो रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास हेडिंग आती है एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट एंड अनसर्टेन बैलेंस। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी इंजरी होती है तो क्या निकलते हैं? प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी निकलते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी निकलते हैं। जो एक तो एगोनिस्ट निकल रहा है और एक एंटागोनिस्ट निकल रहा है। अब जब आपकी इंजरी होती है तो विद इन आवर आपके पास क्या आते हैं? प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और एंटर करते हैं सर्कुलेशन में। अब जब प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस स्टार्ट हो जाते हैं, इंटर करते हैं सर्कुलेशन में, तो उसके साथ आपके पास और कौन सी चीजें निकलना स्टार्ट हो जाती है? एंटागोनिस्ट इंटर हो जाते हैं सर्कुलेशन में। एंटागोनिस्ट आपके पास कौन से होते हैं? जो कि साइटोकाइन के खिलाफ काम करते हैं। अच्छा जी, इनमें आपके पास कौन कौन से आते हैं? इंटरल्यूकिन, ये इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर सोल्यूबल रिसेप्टर जिसमें रिसेप्टर नंबर 55 और रिसेप्टर नंबर 75 आता है। ठीक है, ये दो आपने बातें याद रखनी है। ये क्या करते हैं? ये आपका जो इनिशियली प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई सिस्टमिक डैमेज कॉज ना हो सके। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फर्दर सीरीज ऑफ एडाप्टिव चेंजेस जो आती है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स आ जाते हैं। पहले क्या आ रहे थे? प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ रहे थे, अब दूसरा क्या आ रहा है? काउंटर। उन्हीं प्रो इन्फ्लेमेटरी जो आपके मीडिएटर्स है उनको काउंटर करने के लिए काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स आ रहे हैं। इनके नंबर क्या क्या? इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, 9, 13 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये आपके MCQs के
पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास प्रो इन्फ्लेमेटरी कौन है और काउंटर इन्फ्लेमेटरी कौन है। काउंटर इन्फ्लेमेटरी में आपके पास इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, 9, 13 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर आते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या पढ़ा कि काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दैट इज मीडिएटेड बाय इंटरल्यूकिन 4, 5, 9, 13 ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ठीक है जी, अब ये क्या काम करते हैं, ये जो आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं ये उनको जाके इनहिबिट करते हैं कि बस थोड़ा सा हाथ हल्का रखो, हमें इतनी इन्फ्लेमेशन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं तो वो किस तरफ जाते हैं, वो आपके पास जाते हैं सर्स की तरफ और मॉड्स की तरफ, और दूसरा उसको काउंटर करने के लिए क्या आते हैं, काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम आते हैं। अच्छा, काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रेगुलेटर्स आते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हमारे पास हो गए काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। काउंटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कुछ लोकल मीडिएटर्स आते हैं जो कि स्पेशल प्रो रिजॉल्विंग मीडिएटर्स आते हैं, जो कि होते किस चीज के, एसेंशियल फैटी एसिड के डेरिवेटिव आते हैं, जिसमें लाइपोसिन है, रिजॉल्विन है, प्रोटेक्टिन वगैरह आते हैं। अच्छा, अब आपके पास क्या होता है, अब हर चीज की ज्यादती जो है वो बहुत बुरी होती है। अब अगर आपके पास एक जगह इन्फ्लेमेशन हो गई, अगर वो ज्यादा हो जाएगी तो किसमें पेशेंट किसमें चला जाएगा, सर्स में और मॉड्स में चला जाएगा। उसको रोकने के लिए आपके पास क्या आया, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आया। अगर आपका यही एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डोमिनेट कर जाता है और इन प्रोलॉन्ग इलनेस, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हाट इज कार, कंपनसेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। मतलब आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, उस इन्फ्लेमेशन को रोक रहा है। जब ये इन्फ्लेमेशन को रोकता है तो ये क्या करता है, ये पेशेंट को इम्यूनो सप्रेशन की तरफ ले जाता है, और इस इम्यूनो सप्रेशन की वजह से क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ना तो आपने सर्स की तरफ जाना है और ना आपने कार्स की तरफ जाना है, आपने एक म्याना रवि वाला सिस्टम इख्तियार करना है। ना तो आपका प्रो इन्फ्लेमेटरी जो सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट होना चाहिए, और ना आपका काउंटर इन्फ्लेमेटरी जो सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास आता है मेटाबॉलिक चेंजेस आफ्टर सर्जरी एंड ट्रॉमा। अच्छा जी, अब द कैटाबॉलिक फेज जो है वो कब बिगिन कर रहा था, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जी, वो आपका इनिशियल फेज इज कैटाबॉलिक फेज, जो कि 24 आवर टू 48 आवर में स्टार्ट हो जाता है। कैटाबॉलिक फेज होता किस लिए, इसमें हमने अपनी जितनी भी एनर्जी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उस सबको हमने बचाना होता है। दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें हाइपोवॉलीमिया होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, टेम्परेचर कम होगा और लैक्टिक एसिडोसिस होगी। सब चीजें आपकी जो है क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सिर्फ एक चीज बढ़ रही है, क्या चीज बढ़ रही है, लैक्टिक एसिड डोसेज जो है ये बढ़ रहा है, बाकी सब कम हो रहा है। अच्छा, अब ये जो कार्स है इसको रेगुलेट कौन कर रहे हैं, इसको रेगुलेट 3 हार्मोन कर रहे हैं, वही जो आपके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है, कैटेकोलामीन है, कॉर्टिसोल है और एल्डोस्टेरोन है। फॉलोइंग एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये आपको कैटाबॉलिज्म फेज जो है आपका, ये 3 हार्मोन जो है वो इन 3 हार्मोन के साथ जो है आपका फेज डील करता है। अच्छा जी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये जो न्यूरोएंडोक्राइन रिस्पॉन्स है वो किस पे डिपेंड करता है, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। टिश्यू डैमेज की जितना आपका टिश्यू डैमेज हुआ है उसकी डिग्री क्या है, आपका ब्लड लॉस क्या है, और आपका सोमैटिक इफरेंट जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ है साइट ऑफ इंजरी पे या नहीं। ये जो आपका ये कैटाबॉलिक फेज है इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है ऑन द डिग्री ऑफ टिश्यू डैमेज, ब्लड लॉस एंड स्टिमुलेशन ऑफ सोमैटिक इफरेंट नर्व एट इंजरी साइट। सोमैटिक इफरेंट नर्व कौन से, पेन के रिसेप्टर्स। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आपका मेन फिजियोलॉजिकल रोल कैटाबॉलिज्म का क्या है कि आपने कंजर्व करना है वॉल्यूम को भी और एनर्जी को भी। क्यों कंजर्व करना है, क्योंकि आपने इसी को आगे लेके जाना है, रिपेयर और रीजनरेशन में काम करना है। अब जब आपके पास ये हो चुका है, कैटाबॉलिज्म फेज चला गया, आपने खत्म हो चुका है, आपने पेशेंट को रिससिटेशन स्टार्ट कर दिया, तो अब कैटाबॉलिज्म फेज जो है वो इवॉल्व हो जाएगा ना हाइपर मेटाबॉलिक फ्लो फेज में। ठीक है जी, which correspond to SIRS। अच्छा जी, इस फेज में आपके पास क्या होता है, इस फेज में आपने अभी जितनी भी एनर्जी और वॉल्यूम बचाया हुआ था अब इसको लगाने का काम शुरू हो गया। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं ये एनाबॉलिक फेज है। इसमें हमने आपकी मोबिलाइजेशन होती है किसकी, एनर्जी स्टोर्स की। कहाँ पे मोबिलाइज करना है, रिकवरी एंड रिपेयर में आपने इसको मोबिलाइज करना है। ठीक है, इसमें अभी आपके पास क्या क्या चीजें आती है, एनाबॉलिक फेज में आपके पास क्या क्या चीजें आती है। एनाबॉलिक फेज में आपके पास कैरेक्टराइज्ड बाय टिश्यू एडेमा, जो कि वेसोडाइलेटेशन की वजह से हुआ है, कैपिलरी लीकेज की वजह से हुआ है। वेसोडाइलेटेशन क्यों हुई है, कैपिलरी लीकेज क्यों हुई है, वेसोडाइलेटेशन हुई है क्योंकि एंडोटॉक्सिन निकल रहे थे, उसकी वजह से वेसोडाइलेटेशन हुई है। कैपिलरी लीकेज क्यों हुई है, क्योंकि लोकल इन्फ्लेमेशन हो रही थी, कैपिलरी वॉल डैमेज हुई है, एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुए हैं और लीकी कैपिलरीज हो गई हैं।
बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, रेस्ड बॉडी टेम्परेचर, ल्यूकोसाइटोसिस ज्यादा, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन and increase gluconeogenesis. During the catabolic phase, the increased production of counter-regulatory hormone including catecholamines level do not raise as expected to combat hyper. ये मैं आपको explain करती हूँ. अच्छा जी, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कैटाबॉलिज्म की फेज में क्या क्या चीजें हो रही थी. कैटाबॉलिज्म की फेज में हमारे पास हर चीज जो है वो कम हो रही थी. वॉल्यूम कम हो रहा है, आपका बीएमआर कम हो रहा है, आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, आपका कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है. एनाबॉलिक फेज में क्या हो रहा है? एनाबॉलिक फेज में आपका टेम्परेचर रेज हो रहा है, डब्ल्यूबीसी काउंट रेज हो रहा है, ऑक्सीजन की कंजप्शन इंक्रीज हो रही है. ठीक है जी. अच्छा जी, अब आपके पास क्या है? कहता है कि जो आपकी काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स है जिसमें आपके पास कैटेकोलामीन्स आते हैं, कॉर्टिसोल आते हैं और ग्लूकागॉन आते हैं. ये क्या करते हैं? और प्लस इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, T1 नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा है. ये मैंने बहुत दफा बोला, अभी तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए. काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स और ये जो इन्फ्लेमेटरी आपकी प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस है वो कौन कौन से होते हैं? प्रो इन्फ्लेमेटरी में क्या आएगा? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, T1 नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा. ये क्या करते हैं? रिजल्ट करते हैं इन सिग्निफिकेंट फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. आपको एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी कहाँ से आ रही है? फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से आ रही है. फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होगा? आपका सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो जाएगा. ये सारी बातें कैटाबॉलिक फेज की है. वेट लॉस हो जाएगा, यूरिनरी नाइट्रोजन एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी. अच्छा, अब ड्यूरिंग शॉक क्या होता है? इंसुलिन के लेवल डू नॉट राइज एज एक्सपेक्टेड टू कॉम्बैट हाइपरग्लाइसीमिया. आपका पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में जा रहा है. क्यों? क्योंकि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स में एक चीज और क्या निकल रही है? ग्लूकागॉन निकल रहा है. ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर रहा है. अब हाइपरग्लाइसीमिया तो हमारे पास हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या है? इंसुलिन इतने वाफिर मिकदार में नहीं निकल रहा. और एक तो इंसुलिन निकल नहीं रहा, दूसरा इंसुलिन क्या कर रहा है? इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही है. कौन करवा रहा है? वही 3 P's दोबारा याद करो. पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये जो आपके इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस थे वो करवा रहे थे. एक तो ग्लूकोज बढ़ रहा है, दूसरा इंसुलिन कम हो रहा है और इंसुलिन काम भी नहीं कर रहा. इसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगा? एक तो आपका जो पेशेंट है वो इस तरह बिहेव करता है जैसे कि आपका टाइप 2 का जो डायबिटीज का पेशेंट है वो उस तरह बिहेव करता है इन आफ्टर स्ट्रेस या आफ्टर सर्जरी. दूसरा आपका हाइपरग्लाइसीमिया होगा. हाइपरग्लाइसीमिया हम आगे पढ़ेंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और वो क्यों है. अच्छा जी, अब आपके पास ये वाली जो डायग्राम है इसमें आपके पास जो है पेरिफेरल टिश्यू है, सेंट्रल टिश्यू है, मसल है, एडिपोज है, स्किन है. ये आपका पेरिफेरल टिश्यू है. अमाइनो एसिड स्पेशली आपके GLN और एलेनिन और गवानीन जो है ये निकलते हैं. और ये कहाँ लेके जाते हैं? ये आपके पास जो है सेंट्रल टिश्यू जिसमें आपके पास आपका लिवर आता है, आपका इम्यून सिस्टम आता है और आपका वूंड आता है, जिनमें आपको अभी काम करना है. पेरिफेरल से स्विच कर देते हैं ये सारा आपका एनर्जी और आपकी प्रोटीन कहाँ चले जाते हैं? लिवर में, इम्यून सिस्टम में और वूंड में चले जाते हैं. जी ठीक हो गया. अच्छा, अब आप कैटाबॉलिक स्ट्रेस सिंड्रोम है या जो भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ये होता क्या है? ये हम पढ़ चुके हैं. क्यों होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं. अब हमने इसको मैनेज कैसे करना है. ठीक है जी. अच्छा जी, अब मैनेजमेंट ऑफ कैटाबॉलिक स्ट्रेस सिंड्रोम. अब हमने क्या देखना है कि हमने ये तो देख लिया कि कैटाबॉलिज्म का जो स्ट्रेस होता है वो कैसा होता है, क्यों होता है, हमने उसको मैनेज कैसे करना है. अब मैनेजमेंट में हमने एक चीज जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब इंजरी होती है तो सारे टिश्यू जो है वो कैटाबॉलिक फेज में नहीं होते. कुछ टिश्यू जो है वो एनाबॉलिक फेज में होते हैं, कुछ टिश्यू होते हैं वो कैटाबॉलिक फेज में होते हैं. ठीक है. अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे कि कुछ चीजें जो है, कुछ ऑर्गन जो है, कुछ टिश्यू जो होते हैं बॉडी में वो कैटाबॉलिक स्टेट में होते हैं और कुछ जो होते हैं वो एनाबॉलिक स्टेट में होते हैं. बॉडी जो है इसको प्रायोरिटाइज करती है कि कहाँ पे आपने कैटाबॉलिज्म करनी है और कहाँ पे आपको बिल्डअप चाहिए और आप उसको एनाबॉलिज्म की तरफ लेके जाते हो. अच्छा जी, अब कैटाबॉलिज्म कहाँ पे आप करते हो? मसल में, एडिपोज टिश्यू में, स्किन में. यहाँ से आप सारा अपना एनर्जी और जो आपका वॉल्यूम है, जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ से उठाते हो और कहाँ लेके जाते हो? अपनी जो की विजरास है उनकी तरफ लेके जाते हो, जैसे कि लिवर है, इम्यून सिस्टम है और वूंड जो जिसको हील होना है. ठीक है जी. इनकी तरफ आप कहाँ क्या कर, इस तरफ पे आप क्या काम कर रहे थे? एनाबॉलिज्म वाला काम कर रहे थे. लेकिन जो स्केलेटन मसल है उनमें क्या होता है? उनमें कैटाबॉलिज्म ही हो रही होती है और वहीं से प्रोटीन निकल रहा होता है और जो आपका लिवर के पास जा रहा होता है और वूंड की तरफ जा रहा होता है, इम्यून सिस्टम के पास जा रहा होता है. ठीक है जी. फिर आपके पास आता है हाइपर मेटाबॉलिज्म. अब जब ट्रॉमा होता है पेशेंट का तो पेशेंट किस स्टेट में चला जाता है? हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में चला जाता है. ये किस कदर हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में जाता है और क्यों जाता है ये हम पढ़ते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द ट्रॉमा पेशेंट एक्सेप्ट जैसे कि एक्सटेंसिव बर्न है, इसमें आपको हाइपर मेटाबॉलिज्म और भी ज्यादा मिलेगी. मेजॉरिटी ऑफ द ट्रॉमा पेशेंट में आपको जो आपका जो बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो रेज हो जाता है कहाँ तक? 15 से 25% तक. ये भी आपका MCQ का पॉइंट है
कि आपका हाइपर मेटाबॉलिज्म कहाँ तक जाता है, 15 से 25% तक जाता है अबव जो आपका रेस्टिंग वैल्यू होता है। अच्छा जी, अब ये आपका जो पेशेंट है वो हाइपर मेटाबॉलिज्म स्टेट में क्यों जाता है और आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इंजरी के बाद ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनको आपने टैकल करना होता है, जैसे कि जिसमें आपके पास पायरेक्सिया हो रहा होता है, सेंट्रल आपको थर्मोरेगुलेशन करानी होती है, क्योंकि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स निकल रहे हैं, वो वहां पे जाके थैलेमस में जाके क्या कर रहे हैं, सेट पॉइंट ऑल्टर कर रहे हैं, पायरेक्सिया करा रहे हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी आपकी ज्यादा हो रही है, वूंड में एब्नॉर्मल सर्कुलेशन हो रही है, इस्कीमिया हो रहा है, लैक्टेट बन रहा है, उस लैक्टेट को आपने बॉडी से किसी न किसी तो निकालना है। उस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, उस निकालने के लिए आपको डेफिनेटली एटीपीज चाहिए। वो एटीपीज कहाँ से आएगा? उस एटीपीज के लिए आपका जो बेसल एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। यही एटीपीज आपका ये जो हेपेटिक क्लोराइड साइकिल है, ये सारी चीजें जो है मिलके क्या करेंगी, इस सारे डिब्रेस को आपकी बॉडी से निकालेंगी। अच्छा जी, अब इसमें आपके पास क्या होगा, प्रोटीन टर्नओवर भी इंक्रीज होगा, आपको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी चाहिए होगी। थियोरेटिकली आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है वो इट कुड इवन राइज हायर देन ऑब्जर्व लेवल फॉलोइंग सर्जरी। इसमें आपके पास कुछ स्टैंडर्ड इंटेंसिव केयर में कुछ हम मैनेजमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट की इस एनर्जी जहाँ पे एटीपीज लग रहे हैं हम उसको बचा सकते हैं। बाय कैसे बचा सकते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि हम पेशेंट को बेड रेस्ट दे सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज को कम कर देंगे, पैरालिसिस हो जाएगा, वेंटिलेशन जाएगी, आपके अपने रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं करेंगे, वो काम आपके लिए कौन कर रहा है, वेंट कर रहा है। आपको खुद को बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करना, वो कौन करके देगा, एक्सटर्नल टेम्परेचर रेगुलेशन हम करेंगे। ये आपका क्या करेगा, ये आपका हाइपर मेटाबॉलिक की जो ड्रिवन फोर्सेज है और उनका जो स्ट्रेस है वो कम कर देगा। ठीक है जी, अब आपके पास आता है स्केलेटल मसल की वेस्टिंग जो होती है वो पेशेंट में होती है। ये पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा जब आपका कैटाबॉलिक फेज जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, इसमें ऑल्टरेशन आती है। ये हम आगे पढ़ते हैं जब ऑल्टरेशन स्केलेटल मसल का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें होता है। हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारे पास मसल का टर्नओवर कितना होता है, कहाँ से प्रोटीन जनरेट हो रहे होते हैं और कहाँ जा रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ऑल्टरेशन इन स्केलेटल मसल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। मसल प्रोटीन आपका जो होता है वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज भी हो रहा होता है और ब्रेक डाउन भी हो रहा होता है। टर्नओवर रेट जो ह्यूमन का होता है दैट इज 1 to 2%। आपका मसल बल्क जो होता है रिमेन कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जिस तरह वो टूट रहा होता है उस तरह वो बन भी रहा होता है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपका मसल बल्क जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। फिजियोलॉजिकली जो हमारे पास स्टिमुलस होते हैं ना मसल को बिल्डअप करने के लिए, हमारे पास दो चीजें होती है। एक तो या तो हम उसको फीड करवाएंगे और दूसरा हम क्या कराएंगे, या तो हम उसकी फीडिंग करवाएंगे या दूसरा हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज कराएंगे। ये दो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जिससे आप मसल को बनाते हो। फीड में आपके पास क्या होता है, स्पेशली जब आप एक्स्ट्रा सेलुलर अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन देते हो ना तो आपका मसल बहुत अच्छा, बहुत खुश हो जाता है। हैप्पी टू फीड उसका क्या है, अमाइनो एसिड है। दूसरा आपके पास आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जैसे हमें पता है, जो हम जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मसल बनता है। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो या मसल को इस्तेमाल कर रहे होते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, मसल ब्रेक डाउन होता है। जब आप मसल को रेस्ट देते हो तो वो इट रीगेन। ठीक है, तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मसल को बनाने में काम आती है, दैट इज फीडिंग और एक्सरसाइज। ठीक है जी, अब कैटाबॉलिज्म ड्यूरिंग कैटाबॉलिक फेज ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स मसल वेस्टिंग होती है। ठीक है, अब मसल वेस्टिंग होती किस पाथवे के थ्रू है, ये पाथवे भी देखना, वाया एंजाइमेटिक पाथवे कपल्ड विद डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। एक तो आपका स्ट्रेस में क्या हो रहा है, मसल टूट रहा है, दूसरा उसकी सिंथेसिस भी कम हो रही है, तो आपका नेट वेट जो मसल गेन है, जो मसल बल्क है वो कम हो जाएगा। अच्छा जी, अब मेजर साइट ऑफ प्रोटीन कहाँ से होता है, मेजर साइट ऑफ प्रोटीन लॉस इज पेरिफेरल स्केलेटल मसल। पेरिफेरल स्केलेटल मसल में इट ऑल्सो अकर इन रेस्पिरेटरी मसल्स। अच्छा, इसमें आपने एक बात जो याद रखनी है कि पेशेंट के रेस्पिरेटरी मसल्स को भी इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा, चेस्ट इन्फेक्शन होगी, हाइपोस्टैटिक नमूनिया हो सकता है पेशेंट को। जिस तरह हम देखते हैं कि जब हम सर्जरी करते हैं उसके बाद पेशेंट कैटाबॉलिक फेज में जाता है, उसके बाद उसको नमूनिया होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा होता है, ये हाइपोवेंटिलेशन में जाता है। ठीक है, ये किस वजह से जा रहा होता है, क्योंकि अब आपकी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन वो कहाँ से ले रहा है, वो प्रोटीन वो रेस्पिरेटरी मसल से उठा रहा है। दूसरा कहाँ से आता है, दूसरा मसल से आता है। पेशेंट जो है बाय वेट डिक्रीज होने लग जाता है। अब जब मसल से जाता है तो पेशेंट मसल से रेस्पिरेटरी मसल से जाता है, स्केलेटल मसल से जाता है, तीसरा आपके पास कहाँ से जाता है, गट से जाता है। जब गट से मसल जाने लगता है तो पेशेंट जो है पैरालाइटिक इलियस में चला जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे पास प्रोटीन जो है वो मेजर कहाँ से आ रहा है, पेरिफेरल स्केलेटल मसल से, जिसमें आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपका जो लीन मसल मास है वो खत्म हो जाएगा। अगर रेस्पिरेटरी से जाएगा तो आपका पेशेंट जो है वो हाइपोवेंटिलेशन में जाएगा, चेस्ट इन्फेक्शन होंगे, नमूनिया होगा। अगर आपका मसल जो है वो गट का मसल जाना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका गट की मोटिलिटी
कम हो जाएगी और पेशेंट पैरालिटिक केस में जाएगा। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज कार्डियक मसल जो है वो यूजुअली स्पेयर होता है इनिशियली, लेकिन बाद में कार्डियक मसल भी आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। मैकेनिज्म जो कि मसल वेस्टिंग में काम आता है वो एटीपी डिपेंडेंट यूबिक्विन पाथवे है। ये पाथवे का नाम भी इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा इसमें आपके पास क्या है, इसके अलावा भी आपके पास पाथवे है, कैल्शियम कैस्पेन पाथवे है और ये लाइसोसोमल पाथवे है, ये भी काम आते हैं, लेकिन एटीपी डिपेंडेंट यूबिक्विटिन पाथवे जो है वो इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन आपका लॉस कितना होता है, नाइट्रोजन लॉस आपका कैटाबॉलिक फेज में 14 to 20 ग्राम पर डे पे चला जाता है। कितना, 14 to 20 ग्राम पर डे पे। अब अगर आपका नाइट्रोजन लॉस जो है 14 to 20 ग्राम पर डे हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका स्केलेटन मसल कितना लॉस हो गया, 500 ग्राम का आपका स्केलेटन मसल लॉस हो गया। मसल कैटाबॉलिज्म जो है कैन नॉट बी इनहिबिटेड फुली बाय प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन। आप उसको क्या करोगे जी, ये वही वाली बात होगी कि जी हम पेशेंट जो है वो ब्लड लॉस कर रहे हैं और हम उसको ऊपर से ब्लड लगा रहे हैं, लेकिन हम जो उसका स्ट्रेस है जहां से वो ब्लीड कर रहे हैं हम उसको नहीं रोक रहे। तो इस तरह इसका भी कोई फायदा नहीं होगा कि आप ऊपर से उसको फीड करवाते जा रहे हो, लेकिन जो चीज उसको डिस्टर्ब कर रही है, जो सबसेस है, वो उसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे। बल्कि अगर आप इसको आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर देते हो ना, तो ये इटसेल्फ को रिप्रेजेंट करता है कि ये मेटाबॉलिक स्ट्रेस इटसेल्फ पेशेंट के लिए बनना स्टार्ट हो जाता है। आपने अंडरलाइंग सेप्सिस को एडवोकेटली ट्रीट करना है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आपके पास आता है ऑल्ट्रेशन इन हेपाटिक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसमें हम पढ़ेंगे एक्यूट फेज प्रोटीन रिस्पांस क्या होता है। अच्छा जी, ऑल्ट्रेशन इन हेपाटिक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, द एक्यूट फेज प्रोटीन रिस्पांस। अब आपके पास प्रोटीन ज्यादातर मेजरली कहां से आ रहा होता है, या तो लिवर से आ रहा होगा या आपके पास स्केलेटन मसल से आ रहा होगा। दोनों मिलकर ये कितना बनाते हैं, मोर देन 50% ऑफ डेली प्रोटीन टर्नओवर कौन निकाल के देता है आपको, लिवर और स्केलेटन मसल निकाल के देते हैं। ऐसा स्केलेटन मसल आपके पास जो है वो बाय मास जो है वो लार्जर है, लेकिन ये टर्नओवर आपको थोड़ा निकाल के देता है, लाइक 1 to 2% पर डे। इसके बरक्स अगर हम देखें तो लिवर का जो मास है वो रिलेटिवली छोटा है, दैट इज 1.5 kg, लेकिन वो आपको अच्छा खासा टर्नओवर देता है 10 to 20% पर डे का। अच्छा, अब हमारे पास जो हेपाटिक प्रोटीन है ना, उनको हमने डिवाइड किया दो तरह से, 50-50% है, जिनमें आपके पास 50% स्ट्रक्चरल प्रोटीन आते हैं और 50% आपके पास एक्सपोर्ट प्रोटीन आते हैं, ठीक है जी। अब एक्सपोर्ट में आपके पास सबसे मेजर इंपॉर्टेंटली क्या है, एल्बुमिन। एल्बुमिन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोटीन है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको लिवर रीजनरेट कैसे करता है, रिन्यू कैसे करता है, एट अबाउट 10% पर डे पे एल्बुमिन बन रहा होता है। अच्छा, एल्बुमिन की एक मजे की बात क्या होती है कि आपका जो ट्रांस कैपिलरी एस्केप रेट होता है ना एल्बुमिन का, वो 10 टाइम्स ज्यादा होता है। अब व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांस कैपिलरी एस्केप रेट? ट्रांस कैपिलरी एस्केप रेट क्या होता है कि लिवर आपका, आप जो लिवर का फंक्शन देखते हो ना कि लिवर एडुकेटली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर पा रहा, वो उसे हम दो चीजों से देखते हैं, या तो हम उसका आईएनआर देखते हैं या हम उसका एल्बुमिन देखते हैं। अब एल्बुमिन का चक्कर क्या होता है, आपका ये एमसीक्यू का पॉइंट है कि आप लिवर का फंक्शन कैसे देखते हो, आइदर बाय एल्बुमिन और आईएनआर। अगर इन दोनों में से एक चूज करना हो और एक्यूट लिवर में चूज करना हो तो आप आईएनआर उठाओगे। क्यों, मैं बताती हूँ। इसलिए क्योंकि जब एल्बुमिन, लिवर का जो फंक्शन प्रोटीन बनाने का है वो एल्बुमिन बना रहा होता है, लेकिन एल्बुमिन का मसला क्या होता है कि इसका ट्रांस कैपिलरी एस्केप रेट बहुत ज्यादा होता है। इसने कहा नॉर्मली कितना होता है, 10 टाइम्स होता है। लिवर आपका बना के दे रहा है आपको एल्बुमिन, एल्बुमिन कहाँ गया, वेसल में, वेसल से भाग गया कहाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में, और इसकी भागने की स्पीड कितनी है, दैट इज 10 टाइम्स द रेट ऑफ सिंथेसिस है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम लिवर का फंक्शन देखने के लिए एल्बुमिन उठाते हैं। एल्बुमिन आपको सीरम में मिलता है कम। आपको कम क्यों मिलता है, क्योंकि वो कहाँ चला जाता है, वो वेसल्स में होता है नहीं, वो तो शॉर्ट हो चुका होता है। तो इसलिए कभी भी एक्यूट फेज में आपको एल्बुमिन जो है वो रिलायबल फैक्टर नहीं है, ठीक है। लिवर बेचारा एल्बुमिन बना रहा है, लेकिन एल्बुमिन एस्केप हो रहा है, इसलिए आप लिवर पे रिलाई नहीं कर सकते। जिसने भी बताया ट्रांस कैपिलरी एस्केप रेट ऑफ एल्बुमिन इज अबाउट 10% द रेट ऑफ सिंथेसिस, ठीक है जी। अब एल्बुमिन का ट्रांस ये जो एस्केप रेट है वो सेप्सिस में और भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इट इज मेरे ख्याल 3 फोल्ड ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एल्बुमिन जो है वो इंक्रीज 3 फोल्ड और इंक्रीज हो जाता है। पहले ही 10 टाइम ज्यादा वो तेजी से भाग जाता है, और जब पेशेंट सेप्सिस में होता है या मेजर इंजरी हो जाती है, जब आपकी कैपिलरी एंडोथेलियल जो लाइनिंग है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये सारा कहाँ चला जाता है, एल्बुमिन वेसल से निकल जाता है। तो हमें लगता है कि एल्बुमिन पेशेंट हाइपोएल्बुमिनिया में है, हालांकि पेशेंट हाइपोएल्बुमिनिया में नहीं होता, नॉट ड्यू टू सिंथेसिस, लेकिन वो ट्रांस कैपिलरी एस्केप रेट की वजह से होता है। अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कंडीशन। अच्छा, इन रिस्पांस टू द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इंक्लूडिंग सर्जरी, ट्रॉमा, सेप्सिस, वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जिनमें आपके पास
फिर मैं बता रही हूँ कौन से आते हैं, इंटरल्यूकिन 1, 6, T1 नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। इसमें आपके पास जो खास तौर पे ये जो इंटरल्यूकिन 6 है, ये क्या करता है, ये हेपाटिक प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है किसकी, पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन की। अब पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन होते हैं हमारे पास और एक होते हैं नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन। पॉजिटिव एक्यूट फेज में हमारे पास क्या आता है, फिब्रिनोजन आता है और सी रिएक्टिव प्रोटीन आता है। एक्यूट फेज रिस्पॉन्स क्या होता है, ये ऐसे काम करता है जैसे दो धारी तलवार काम करती है। कैसे, ये आपको प्रोटीन तो बना के दे रहा होता है, लेकिन वो प्रोटीन किस एक्सपेंस पे बना के दे रहा होता है, ये आपकी बॉडी से खुद ही वो प्रोटीन निकाल रहा होता है और आपको दे रहा होता है। ठीक है जी। और यही प्रोटीन आपको जो एनर्जी और रिपेयर में काम आ रहे होते हैं, लेकिन बॉडी के अपने एक्सपेंस यूज करने के बाद, लीन टिश्यू यूज करने के बाद एनर्जी रिजर्व कर, जो आपके रिजर्व पड़े हुए होते हैं उनको यूज करता है और फिर उनको सी रिएक्टिव प्रोटीन और फिब्रिनोजन में कन्वर्ट करके देता है कि जी बॉडी में रिपेयर करें जहां रिपेयर की जरूरत है। ठीक है, ये आपके पास हो जाते हैं पॉजिटिव एक्यूट फेज जो प्रोटीन है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास नेगेटिव फेज भी रिएक्टेंट भी आते हैं जो कि इनमें कम हो जाते हैं, वो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले में है कि पॉजिटिव रिएक्टेंट आपके पास कौन से आते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन आते हैं जिनकी प्लाज्मा की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। नेगेटिव रिएक्टेंट कौन से आते हैं, एल्बुमिन आते हैं जो हमने अभी पढ़ा, उनकी प्लाज्मा की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनका ट्रांसकैपिलरी एस्केप रेट ज्यादा है। ठीक है जी, सेकेंडरी टू माइक्रोवेस्कुलर परमेबिलिटी की वजह से उनका ट्रांसकैपिलरी एस्केप रेट ज्यादा है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। अच्छा जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है, हमने पहले पढ़ा 3 पीस में आपके पास एक पी क्या था, पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस था। ठीक है जी, पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे पास जो हो रही थी फॉलोइंग सर्जरी या ट्रॉमा, पोस्ट ऑपरेटिव हमारे पास क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है, कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, ग्लूकागॉन रिलीज हो रहा है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। क्या करें, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर रहे हैं। एक तो हाइपरग्लाइसीमिया इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। दूसरा हाइपरग्लाइसीमिया आपका क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर रहा है, पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। कौन करा रहा है, ये जो आपके साइटोकाइंस है वही करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो डिग्री ऑफ इंसुलिन की रेजिस्टेंस है ना, ये डिपेंड करती है प्रोपोर्शनल, उसी के प्रोपोर्शनल है जितना आपका मैग्नीट्यूड होगा इंजरियस प्रोसेस का। जितनी आपकी इंजरी ज्यादा होगी उतना आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर आप रूटीनली अपर एब्डोमिनल की सर्जरीज कर रहे हैं तो इसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है वो परसिस्ट कर सकती है कितने वीक तक, 2 वीक तक। यहाँ पे एक और एमसीक्यू का पॉइंट है, अपर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कब तक परसिस्ट करेगी, 2 वीक तक। पेशेंट आपका हाइपरग्लाइसीमिया में रहता है और पेशेंट जो है वो पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट विद इंसुलिन रेजिस्टेंस बिहेव कैसे करता है, ऐसे जैसे टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट बिहेव करते हैं। अब इंटेंसिव केयर यूनिट में आपने मेन स्टे ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है, बाय इंट्रावीनस इंसुलिन इन्फ्यूजन। अच्छा, इसमें 2 तरह की चीजें थी, या तो आप स्लाइडिंग स्केल में रखते हो या आप आईवी इंसुलिन इन्फ्यूजन पे रखते हो, और बेले जो है वो प्रेफर करती है कि आप इसको कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन इंसुलिन के दें। फिर आपके पास आता है जी चेंजेस इन बॉडी कंपोजिशन फॉलोइंग इंजरी। जब इंजरी आती है तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती है। एक एवरेज जो 70 kg का मैन होता है उसके अंदर फैट कितना होता है, 13 kg का फैट होता है, और फैट फ्री मास जो कि लीन बॉडी मास है वो कितना होता है, वो 57 kg होता है। इन सच एन इंडिविजुअल जो लीन टिश्यू आपका, इसमें जो लीन टिश्यू है उसमें प्रोटीन कितने होते हैं, 12 kg का आपका प्रोटीन निकल जाएगा, 42 kg आपका वाटर होगा और मिनरल आपके 3 kg के होंगे। प्रोटीन मास कैन बी कंसिडर एज 2 बेसिक कंपार्टमेंट में से निकलेगा। कौन से, एक स्केलेटन कंपार्टमेंट, एक नॉन स्केलेटन में। स्केलेटन में कितना आएगा, 4 ग्राम आपको स्केलेटन से मिल जाएगा, और नॉन स्केलेटन में आपको 8 ग्राम मिलेगा, जिसमें आपके पास विजरल प्रोटीन भी आते हैं। पानी आपके पास कितना है, 42 लीटर है, जिसको हमने डिवाइड किया इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में। इंट्रासेलुलर आपके पास सेल के अंदर जो है वो पानी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल के अंदर कितना है, 28 लीटर है, एक्स्ट्रा सेलुलर में कितना है, 14 लीटर स्पेस है। ठीक है जी, और मोस्ट ऑफ द मिनरल मास इज कंटेन्ड इन द बॉडी स्केलेटन। ये आपका बेली की डायग्राम है, ये आपको पता चल गया कि जी मास कितना होता है, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, वाटर कितना है। सबसे ज्यादा कंटेंट जो है आपका किसका है, इंट्रासेलुलर वाटर का है, एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर है और मिनरल्स है। अच्छा जी, अब आपका एनर्जी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है वो कौन है, फैट निकाल के देगा आपको। फैट क्या निकाल के देगा, एनर्जी निकाल के देगा। प्रोटीन कहाँ से आएंगे, प्रोटीन आपके आएंगे स्केलेटन मसल से। अच्छा, अब आपने इसमें क्या देखना है, आपका जो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है वो कितना ग्राम ऑफ प्रोटीन उठाता है। 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है कि आपके पास 6.25 ग्राम ऑफ प्रोटीन होते हैं, विच कंटेन अप्रोक्सीमेटली 36 ग्राम ऑफ वेट वेट टिश्यू। अब अगर हमारा 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लॉस होता है यूरिन में, तो इसका मतलब है हमारे 36 ग्राम ऑफ वेट लीन टिश्यू जो है वो जाया हो गया।
प्रोटीन टर्नओवर इन होल बॉडी जो है वो किस तरह होता है, इन ऑर्डर ऑफ 15 से 150 टू 200 ग्राम पर डे। अगर नॉर्मल ह्यूमन जो इंजेस्ट करता है वो कितना प्रोटीन लेता है, 70 टू 100 ग्राम पर डे प्रोटीन लेता है, विच इज मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज अमोनिया। कितना निकलेगा अगर एक नॉर्मल बंदा 70 टू 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन ले रहा है, तो जब उसका वेस्ट निकलेगा तो वो कितना निकलेगा, दैट इज 14 ग्राम पर नाइट्रोजन पर डे के हिसाब से निकलेगा। अब जब मेजर इंजरी या कोई सर्जरी होती है और ऑनगोइंग सेप्सिस होती है, इसमें जो एडेप्टिव चेंजेस होते हैं वो फेल हो जाते हैं। इसमें पेशेंट किस स्टेट में चला जाता है, ऑटो कैनाबॉलिज्म की स्टेट में चला जाता है, जिसमें आपका यूरिन का नाइट्रोजन लॉस कहाँ तक पहुंच जाता है, 10 टू 20 ग्राम नाइट्रोजन पर डे होता है, जो कि इक्विवेलेंट किसके है, 500 ग्राम ऑफ आपका जो वेट लीन टिश्यू है वो लॉस हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कितना जा रहा था, 14 ग्राम नाइट्रोजन लॉस हो रहा था, और ये सेप्सिस में कितना जा सकता है, 10 से 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जाएगा, जो कि 500 ग्राम ऑफ वेट लीन टिश्यू पर डे लॉस हो जाएगा। अच्छा, अब जब स्टारवेशन होती है तो यही जो प्रोटीन मास है वो कहाँ तक चला जाता है, 30 टू 40% में चला जाता है। ठीक है, जब आपके पास 30 टू 40% आपका प्रोटीन लॉस हो रहा होता है तो सर्वाइवल इज अनलाइकली। ये भी आपका एमसीक्यू का पॉइंट हो सकता है कि आपका प्रोटीन लॉस जो है वो कितना होगा कि आपका सर्वाइवल अनलाइकली होगा, दैट इज 30 टू 40%। क्रिटिकली इल पेशेंट जो कि आप इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करते हो, स्वेयर सेप्सिस के साथ है या बर्न के साथ है, उसकी बॉडी में जो है बहुत सारी चेंजेस आती हैं। बॉडी वेट उसका इमीडिएटली इंक्रीज होता है रिससिटेशन के ऊपर। रिससिटेशन के ऊपर क्यों इंक्रीज होता है कि जब आप उसको फ्लूइड देते हो तो एक्सपेंशन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर की बाय 6 टू 10 लीटर विद इन 24 आवर। कितना एक्सपेंड कर दिया उसने, आपने पेशेंट को रिससिटेट किया, आपको लगा पेशेंट का वेट गेन हो गया है, पेशेंट का वेट गेन नहीं होता, वो एक्सपेंशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर होती है 6 टू 10 लीटर विद इन 24 आवर। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या करते हो, जब आप ऑप्टिमल केयर और न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हो, उसका बॉडी वेट जो है वो जो टोटल प्रोटीन जो है वो डिमिनिश होने लगते जाते हैं। कितने डिमिनिश होंगे, नेक्स्ट 10 डेज में आपका 10% जो है वो प्रोटीन लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका बॉडी वेट जो है वापस कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव बैलेंस में चला जाएगा। ठीक है जी, इन मार्क कंट्रास्ट इट इज नाउ पॉसिबल टू मेंटेन बॉडी वेट एंड नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम फॉलोइंग मेजर सर्जरी। अच्छा, ये हम कैसे मेजर सर्जरी में के बाद हम कैसे इस नेगेटिव नाइट्रोजन से पेशेंट को बचा सकते हैं। मैंने आपको नाइट्रोजन का जो न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे बताया था, स्ट्रेस रिस्पॉन्स बताया था ना, उसमें मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप क्या है, पेन के रिसेप्टर। जब आप पेशेंट को पेन फ्री कर देते हो तो आप इस पूरे पाथवे को तोड़ देते हो। पेशेंट को पेन फ्री आप कैसे करते हो, आप एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दे सकते हो या अदर कोई भी टेक्निक हो जो आप जिससे आपने जो है उसको पेन फ्री रखना है। एक तो ये बात कि आपने न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ख़त्म करने के लिए पेशेंट को पेन फ्री रखना है। दूसरा क्या है कि आपने उसको अर्ली ओरल एंट्रल फीडिंग स्टार्ट करानी है। Moreover, early fluid retention phase can be avoided by careful intraoperative management of fluid balance and avoidance of administration of जो आप सेलाइन दे रहे हो। तो सेलाइन हमने क्यों नहीं देना होता, जब पेशेंट स्ट्रेस में होता है तो हमने बताया कि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स निकलते हैं, जिनमें वो 3 हार्मोन्स निकल रहे थे, उनमें से एक आपके पास कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन था। एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है, वो जाके सोडियम को बॉडी के अंदर कंजर्व करता है। जब सोडियम को वो रोकता है तो आपके पास क्या होता है, सोडियम के पीछे पीछे पानी भी आता है। जब उसके आपके पीछे पीछे पानी आता है तो आपका क्या होता है, विजरल एडिमा होता है और पेरिफेरल एडिमा होता है। ये फिर आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं पे। तो इसमें आपने क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिव में आपने न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रेस पाथवे को रोकने के लिए एक तो आपने पेशेंट को पेन फ्री रखना है, दूसरा आपने उसको एंट्रल फीडिंग जो है वो जल्दी स्टार्ट करवा देनी है, तीसरा काम आपने क्या करना है कि आपने उसका अवॉइडेंस देनी है, आपने एक्सेसिव फ्लूइड ओवरलोड नहीं कराना और फ्लूइड ओवरलोड में स्पेशली आपने उसको सेलाइन नहीं देना। अच्छा जी, अब आपके पास जो अवॉइडेबल फैक्टर हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग इलेक्टिव सर्जरी, एक तो वॉल्यूम लॉस, कंटिन्यूस वॉल्यूम लॉस हो रहा है या हेमोरेज हो रहा है, उसको कंट्रोल करना है, हाइपोथर्मिया को कंट्रोल करना है, टिश्यू एडेमा को कंट्रोल करना है, टिश्यू अंडर परफ्यूजन, स्टारवेशन और इमोबिलिटी। इन कुछ चीज़ों को आप टैकल कर लोगे तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये डायग्राम जो आपकी बैले की डायग्राम है, ये आपको बता रही है कि अगर इमोबिलाइजेशन और स्टारवेशन हो दैट वुड लीड टू कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म प्लस माइनस। इसमें आपके पास वही है, पायरेक्सिया है, टिश्यू इंजरी हुई है, उसके बाद एक्टिवेशन हुई है कैस्केड की, साइटोकाइन कैस्केड निकले हैं, उसने पायरेक्सिया कराया है, एक्यूट फेस रिस्पॉन्स है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये सारी बातें जो हम पढ़ चुके हैं वो लीड करिए कहाँ पे, कैटाबॉलिज्म की तरफ।
अच्छा जी, अब वॉल्यूम लॉस को हम कैसे पढ़ते हैं? अब वॉल्यूम लॉस को हम पढ़ते हैं कि वॉल्यूम लॉस में क्या क्या चीज़ें हैं जो काम आती हैं और ये किस तरह होता है और इसको डील कैसे करते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं वॉल्यूम लॉस के बारे में। वॉल्यूम लॉस क्या होता है? ड्यूरिंग सिंपल हेमरेज आपके पास रिसेप्टर होते हैं, जो बैरो रिसेप्टर होते हैं जो कि कैरोटिड आर्टरी के ऊपर होते हैं, और एओर्टिक आर्च पे वॉल्यूम रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, बैरो रिसेप्टर कहाँ पे आपको मिलेंगे? बैरो रिसेप्टर आपको मिलेंगे कैरोटिड आर्टरी के ऊपर और एओर्टिक आर्च के ऊपर। दूसरा रिसेप्टर कौन सा है? वॉल्यूम रिसेप्टर है। वॉल्यूम रिसेप्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? लेफ्ट एट्रियम के ऊपर। ये क्या करते हैं? ये एक इफरेंट नर्व इनपुट देते हैं, कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। इसकी वजह से क्या होता है? ये रिलीज करवाते हैं एल्डोस्टेरॉन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एक तो कहाँ पे? एक तो सिंपल जब हेमरेज हुई तो आपके पास ये दो चीज़ें निकल आई। दूसरा क्या हुआ? पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन को मैनेज करना। अब जब आपके पास पेन आई, पेन ने भी क्या किया? एडीएच को स्टिमुलेट किया, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकले, कहाँ गए? किडनी पे गए, क्या काम किया? फ्लूइड को रिटेंशन कराना स्टार्ट करा दिया। अब एक चीज़ और है, जब आपके पास पल्स प्रेशर डिक्रीज होता है तो वहाँ पे क्या होता है? जुगुस्टोग्लैंडुलर एपरेटस जो होता है वो आपका स्टिमुलेट हो जाता है। ये क्या करता है? ये आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट कराता है। इन टर्न क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो जाता है। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? ये रीनल ट्यूब्यूल्स पे जाके एक्ट करता है और सोडियम को जाके अपने अंदर कंजर्व करने लगता है। जैसे ही आप सोडियम को अपने अंदर रखते हो, उसके पीछे पीछे कौन आता है? वाटर आता है। अब ACTH की जो रिलीज है दैट इज ऑल्सो ऑगमेंटेड बाय एल्डोस्टेरॉन के रिस्पॉन्स से। अब जब एल्डोस्टेरॉन और ADH दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी क्या कर रही होती है? नेचुरल ओलिगोयूरिया में चली जाती है। जब आप पेशेंट को ऑपरेट करते हो उसके बाद नेचुरली पेशेंट को क्या होता है? ओलिगोयूरिया होता है, क्योंकि वाटर कंजर्व हो रहा होता है और साथ सोडियम भी कंजर्व हो रही होती है। अब आपकी बॉडी के अंदर सोडियम भी आ रहा है और आपकी बॉडी के अंदर वाटर भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपकी बॉडी में जो है फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है। अब ऊपर से हम क्या करें कि हमने पेशेंट ऑपरेट किया, उसके बाद हमने क्या किया? उसको नॉर्मल सेलाइन लगा दिया। अब जब सेलाइन पेशेंट में पहले ज़्यादा है, ऊपर से आप भी सेलाइन लगा रहे हो और पेशेंट को सेलाइन रिच फ्लूइड लगाओगे तो क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन हो जाएगी, जो कि ना सिर्फ पेरिफेरल एडिमा बट ऑल्सो विजरल एडिमा कराएगी, जैसे कि स्टमक में। इससे क्या होगा? पेशेंट वॉमिट करेगा, उसका गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिक्रीज हो जाएगी, उसका हॉस्पिटल में प्रोलॉन्ग स्टे हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या अवॉइड करना है? पहले से आपकी बॉडी में सोडियम रह रहा है, ऊपर से आपने सोडियम रिच फ्लूइड उसको नहीं लगाने। केयरफुल लिमिटेशन ऑफ इंट्राऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बैलेंस क्रिस्टलाइड सो दैट देयर इज नो नेट वेट गेन फॉलोइंग इलेक्टिव सर्जरी। ये आपका जो है क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, पोस्ट ऑपरेटिव स्टे आपका रिड्यूस कर देगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपोथर्मिया के बारे में। हाइपोथर्मिया जो है वो क्या करता है? हाइपोथर्मिया रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्या चीज़? कॉर्टिसोल निकालेगा, दूसरा क्या निकालेगा? कैटेकोलामीन्स निकालेगा। ठीक है, व्हेन कंपेयर टू नॉर्मोथर्मिक, इसमें आपके पास क्या आता है? इवन अगर आपके पास माइल्ड हाइपोथर्मिया होना, वो 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज कर देता है पोस्ट ऑपरेटिव कार्डिक एरिथमियाज। आपने पेशेंट को हाइपोथर्मिया से बचाना है। एक तो आपका क्या होगा? कार्डिक एरिथमियाज हो जाएंगे। दूसरे हाइपोथर्मिया में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि कोगुलेशन का जितना भी कैस्केड होता है वो हाइपोथर्मिया में काम नहीं करता। तो आपने पेशेंट को बचाना है हाइपोथर्मिया से। वार्म सेलाइन लगाओगे, वार्म फ्लूइड लगाओगे, बॉडी कैविटीज़ को जब ओपन करोगे तो डैमेज कंट्रोल काम करना है, ओटी का टेम्परेचर आपने सेट रखना है। पेशेंट को हाइपोथर्मिया से बचाना है ताकि उसको कार्डिक एरिथमियाज ना हो। और कितना फोल्ड है इंक्रीज? 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज है, पोस्ट ऑपरेटिव कार्डिक एरिथमियाज होगा और कैटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आपने मेंटेन कैसे करना है? बाय अपर बॉडी फोर्स्ड एयर हीटिंग कवर करेगा, रिड्यूस वूंड इन्फेक्शन होगा, कार्डिक कॉम्प्लिकेशन कम होगी और ब्लीडिंग एंड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट भी आपकी कम हो जाएगी अगर आपने हाइपोथर्मिया ना होने दिया। वूंड इन्फेक्शन कम हो रहे हैं, कार्डिक कॉम्प्लिकेशन कम हो रही है, ब्लीडिंग कम हो रही है क्योंकि कोगुलेशन कैस्केड काम कर रहा है, ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट्स कम हो रही है। फिर हम पढ़ेंगे टिश्यू एडिमा के बारे में। अच्छा जी, टिश्यू एडिमा में हमारे पास क्या होता है? जब सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होती है, आपका फ्लूइड, प्लाज्मा प्रोटीन, ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस और इलेक्ट्रोलाइट्स ये सारे क्या करते हैं? ये वेस्कुलर स्पेस को छोड़ने लग जाते हैं और एक्यूमुलेशन करने कहाँ लग जाते हैं? टिश्यू में एक्यूमुलेट करने लग जाते हैं और ये एडिमा कॉज करते हैं। ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन में ये क्यों हो रहा होता है? हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, लीकी एपिथेलियम्स हो रही हैं, उस लीकी एपिथेलियम की वजह से आपके पास क्या हो रहा है? टिश्यू एडिमा हो रहा है। अब जब टिश्यू एडिमा होता है ना, तो ये क्या करता है? ये आपके जो एलुलर डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन की, ये उसको इम्पेयर कर देता है, रीनल फंक्शन को इम्पेयर कर देता है। इंक्रीज कैपिलरी लीकेज जो है वो वाइड वेराइटी ऑफ मीडिएटर्स जो है उसकी वजह से होती है, जैसे साइटोकाइन है, ब्रेडिकाइनिन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। सेलुलर हाइपोक्सिया और डिसफंक्शन होता है, किस वजह से? टिश्यू एडिमा की वजह से। तो टिश्यू एडिमा को रोकने के लिए आपने क्या करना है? इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें एक और चीज़ है कि आपने हाइपरग्लाइसीमिया को रोकना है। हाइपरग्लाइसीमिया होगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, एंडोथेलियल इंजरी होगी, लीकी कैपिलरीज होंगी और ये सारे आपके
प्लाज्मा प्रोटीन, फ्लूइड और ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस कहाँ चले जाएंगे? टिश्यू स्पेस में चले जाएंगे। इसके बाद आपके पास आता है सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू अंडर परफ्यूजन। आपकी जो वेस्कुलर एंडोथेलियम होती है वो कंट्रोल करती है वेजोमोटर टोन को और माइक्रोवेस्कुलर फ्लो को, रेगुलेट करती है ट्रैफिक, न्यूट्रिशन और बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं उनको कौन रेगुलेट कर रहा है? एंडोथीलियल, वेस्कुलर एंडोथीलियम वो रेगुलेट करिए। वेस्कुलर एंडोथीलियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये किस वजह से डैमेज हो रही है? इस पे साइटोकाइंस आके एक्ट हो रहे हैं, इस पे हाइपरग्लाइसीमिया आके एक्ट हो रहा है, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। वेस्कुलर एंडोथीलियम को सेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये सारे सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है आप बचा लो, ठीक है। आपकी जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, सेलुलर हाइपोक्सिया हो जाएगा और इन द एंड क्या हो जाएगा? ऑर्गन फेलियर की तरफ चला जाएगा। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे स्टारवेशन। अच्छा जी, अब स्टारवेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग स्टारवेशन बॉडी जो है वो क्या करती है? उसको ग्लूकोज जनरेट करनी होती है। आपके जो सेरेब्रल एनर्जी मेटाबॉलिज्म है उसके लिए तो आपको ग्लूकोज चाहिए ही होती है और वो कितनी चाहिए होती है? 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपको चाहिए होती है पर डे। ये किस तरह अचीव होती है? फर्स्ट 24 आवर में तो आपके पास ग्लाइकोजन के स्टोर होते हैं, वो मोबिलाइज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हेपाटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से होगी? अमाइनो एसिड से, ग्लिसरॉल से और लैक्टेट से होगी। अच्छा, अब सेरेब्रल के अलावा जो आपको एनर्जी चाहिए होगी वो कहाँ से मिलेगी? अदर टिश्यूज़ को आप कहाँ से उठाओगे, एनर्जी दोगे? फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। फैट मोबिलाइजेशन मेनली डिपेंड कम करती है जब आपका इंसुलिन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। सर्कुलेटिंग इंसुलिन कम हो जाएगा तो आपका फैट की मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप किसी भी पेशेंट को 2 लीटर इंसुलिन देते हो और 4% डेक्सट्रोज या 0.18% सोडियम एज अ मेंटेनेंस फ्लूइड और पेशेंट जो है वो स्टारवेशन पे है तो वो उसको कितना ग्लूकोज देगा? 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देगा। 2 लीटर 4% डेक्सट्रोज वाटर के 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देते हैं आपको पर डे और दिस हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट इसके ऊपर किस चीज़ पे? कि ये प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट करेगा। जब एक पेशेंट को आपने स्टारवेशन पे रखा हुआ है, एनपीओ रखा हुआ है, तो उसको आपने अगर 2 लीटर आईवी फ्लूइड दिया है 4% वाला तो वो आपको कितने ग्राम ऑफ ग्लूकोज देगा? 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोटीन है वो स्पेयर हो जाएगा। बजाय इसके कि आपको एनर्जी प्रोटीन से मिले, आपको एनर्जी कहाँ से मिल जाएगी? उस आईवी डेक्सट्रोज सोल्यूशन से मिल जाएगी। आपने क्या करना है? इसके अलावा प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट के लिए आप और काम क्या कर सकते हो? आपने अननेसेसरी फास्टिंग जो है वो रोकनी है। पेशेंट जैसे आप ओरल कर सकते हो, आप उसको अर्ली ओरल, एंटरल या पारेंटल न्यूट्रिशन पे रखो ताकि आपका बॉडी का जो अपना मास है वो लॉस ना हो। इसके अलावा आप क्या करते हो? मॉडर्न गाइडलाइन जो कहती है वो कहती है कि आपने फास्टिंग पीरियड जो है वो एनेस्थीसिया से पहले कितना रखना है? क्लियर फ्लूइड के लिए 2 घंटे है। 2 घंटे तक आप उसको एनपीयू करो, सिर्फ सर्जरी से 2 घंटे पहले एनपीयू करो। उसके बाद प्लस एक और चीज़ है, इसमें कार्बोहाइड्रेट लोडिंग ड्रिंक्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट लोडिंग ड्रिंक्स अगर आप पेशेंट को देते हो तो ये प्री ऑपरेटिव पीरियड में अगर दोगे तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपकी पेशेंट की एंजाइटी भी कम होगी, थ्रस्ट भी कम होगी और पोस्ट ऑपरेटिव इंसुलिन की रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज करेगा। इसी इंसुलिन की रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होगी तो आपके पास हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा, फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, एंडोथेलियल इंजरी नहीं होगी, एडिमा नहीं होगा, आपका पेशेंट आपका जो सेल है वो हाइपोक्सिया में नहीं जाएगा। दूसरा है जी इमोबिलिटी। इमोबिलिटी हैज़ लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ पोटेंट स्टिमुलस फॉर इंड्यूसिंग मसल वेस्टिंग। जितना आप पेशेंट को इमोबिलाइज करोगे उतनी उसकी मसल वेस्टिंग होगी। मसल की बिल्डअप के लिए मैंने पहले बताया 2 काम हम करते हैं, एक तो एंट्रल फीडिंग देते हैं, दूसरा क्या करते हैं? मसल को वर्कआउट पे लगा देते हैं। तो जितना आप मसल को यूज़ करोगे उतना मसल बिल्डअप करेगा। अननेसेसरी बेड रेस्ट आपने नहीं कराना, एक्टिव अर्ली मोबिलाइजेशन करानी है ताकि आपकी मसल वेस्टिंग ना हो और बाकी मसल वेस्टिंग की कॉन्सिक्वेंस आपको सहने ना पड़े। फिर आपके पास आता है इन्हांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे इन्हांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी के बारे में। इन्हांस रिकवरी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम अभी प्रोटोकॉल के साथ अप्लाई करते हैं इन मैनी मेजर टाइप ऑफ सर्जरी, जिसमें आपका मेजर हॉस्पिटल का स्टे जो है 30 to 50% रिड्यूस हो गया है। इसमें हमने क्या करना होता है? इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपको बताती हूँ। इसके अलावा आपने क्या करना होता है? इसमें स्ट्रेस और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो सर्जरी के टाइम होता है उसको आप मॉड्यूलेट करते हो। जैसे कि अगर आप बीटा ब्लॉकर दोगे पेशेंट को, दैट इज एसोसिएटेड विद इम्प्रूव शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल आफ्टर मेजर सर्जरी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और क्या करोगे कि पेन को जो है कैसे कंट्रोल करोगे? अगर आप ओपन सर्जरी कर रहे हो, ठीक है, फॉर स्पेसिफिकली ओपन सर्जरी आपने क्या करना है? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है जो कि रिड्यूस करेगा पेन, एक पेन कम करेगा, कॉर्टिसोल स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्लॉक करेगा और पोस्ट ऑपरेटिव इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देगा। क्या क्या काम कर रहा है? अगर आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगा रहे हो किन सर्जरी में? ओपन सर्जरी में। कॉर्टिसोल कम करेगा, पेन को रिड्यूस करेगा,
आपका ये जो पोस्ट ऑपरेटिव इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको कम कर देगा, ठीक है जी। अगर अच्छा दूसरा ये बात क्या है कि हाउएवर आप अगर मिनिमल इन्वेसिव पे जाते हो ना तो ये आपका वूंड का साइज जो है वो भी कम करेगा, टिश्यू ट्रॉमा भी कम करेगा। एक चीज़ और जो नोट करने वाली है वो है कि एपिड्यूरल एनाल्जेसिया आप कहाँ दे रहे हो, ओपन में, और लेप्रोस्कोपी में आप क्या कर रहे हो, लेप्रोस्कोपी में कहता है कि पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया आपने देना है। ये आपका अवॉइड करेगा फ्लूइड की शिफ्ट को, हाइपोटेंशन को, जो कि किसकी वजह से हो रही थी, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की वजह से हो रही थी। ओपन में आपको ज़्यादा पेन को टैकल करने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपिक। मिनिमल इन्वेसिव में ज़्यादा ट्रॉमा भी नहीं होता। मिनिमल इन्वेसिव में आपने क्या करना है, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया देना है। ओपन में आपने क्या करना है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देना है। ये जो अगर आप मिनिमल इन्वेसिव दोगे तो वो आपको क्या करेगा, वो आपकी फ्लूइड शिफ्ट को भी रोक देगा, फ्लूइड ओवरलोड भी नहीं करवाएगा, हाइपोटेंशन से भी रोकेगा। इसको आप कैसे एडजस्ट करते हो, इसमें आप 1 शॉट देते हो स्पाइनल डायमॉर्फिन की या एंड 6 to 12 आवर की इन्फ्यूजन देते हो आईवी लिग्नोकेन की। ये आपको अपॉइड स्पेयरिंग इफेक्ट देते हैं और इम्प्रूव करते हैं गट की का फंक्शन और ओवरऑल आपको रिकवरी में काम देते हैं। इसमें आपके पास जो प्रोटोकॉल है उसमें ये क्या है कि आप कोशिश करो कि आप मिनिमल एक्सेस सर्जरी टेक्निक्स की तरफ जाओ, ओपन की जगह लेप्रोस्कोपी कर लो। आपने पेनफुल स्टिमुलस को रोकना है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दो, स्पाइनल एनेस्थीसिया दो, दूसरा ये आपका जो पेशेंट कंट्रोल है वो दो, मिनिमल पीरियड ऑफ स्टारवेशन रखना है, आपने कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करवानी है, आपने उसको अर्ली एंट्रल या पैरेंटल फीडिंग पे रखना है और आपने उसको अर्ली मोबिलाइजेशन कर देनी है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 बेले का ख़त्म होगा।